युवराज ने विषैले कांटों से अपने शत्रु करमचंद को पीड़ा में डुबो दिया था, जो जहर का कोई तोड़ नहीं था। युवराज ने उसे बताया कि अगर तुझे इस दर्द से राहत पानी है तो तुझे अपने आप को थप्पड़ मारने होंगे। महल में आने के बाद युवराज ने राजा के पास खड़े हरदेव की ओर घूरना शुरू कर दिया था और उसके लिए राधिका से वो जहर भरी सुइयों को भी मंगवा लिया था। जैसे ही युवराज ने हरदेव को खत्म करने की कोशिश की, राजा साहब बीच में बोल पड़े। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि हरदेव ही षड्यंत्रकारी था और उसने करमचंद का साथ दिया था। राधिका ने भी युवराज को यही सलाह दी कि एक बार राजा साहब को तसल्ली करने दो। अब युवराज के हाथ में कुछ नहीं था, वो एकदम से हरदेव को खत्म नहीं कर सकता था। वो राजा साहब की ओर देखने लगा था। दोस्तों, आज के 406वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आपको कहानी कैसी लग रही है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आज आप सबकी दुआओं से हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, तो जल्दी जल्दी जाकर इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके शेयर कर दीजिए और हर दोस्तों और हर पूरी दुनिया में इस कहानी को पहुंचा दीजिए। दोस्तों, मैं जल्द ही आप लोगों के लिए नई कहानी भी लेकर आ रहा हूं, अब टेंशन मत लीजिएगा। अब बैक टू बैक आपको नई नई कहानियां सुनने को मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं कहानी। युवराज राजा साहब के आंखों में ही देख रहा था। राजा जितेंद्र ने बड़े ही गुस्से में हरिदेव की ओर नजरें डाली और उन्होंने कहा, हरिदेव, क्या क्या ये सब सच है? उनकी आवाज गुरज गई। हरदेव की आंखों में अब जवाब देने लायक नहीं बची थी। उसके मुंह में बस इतना ही निकला, मालिक, मालिक, माफ कर दीजिए मालिक, मुझसे मुझसे गलती हो गई मालिक। राजा साहब की आंखों से आंसू बह निकले। तू, हरिदेव, तूने ही मेरी बेटे की जान का दुश्मन बन गया। अरे, तेरा जैसा आदमी तो विश्वास की जंजीरों को भी तोड़ देता था, लेकिन तुझे क्या हो गया हरदेव? युवराज चुपचाप खड़ा था, उसके भी हाथ कांप रहे थे। राजा साहब ने खुद आगे बढ़कर युवराज की पीठ पर हाथ रखा और कहा, मुझे माफ करना युवराज, मैंने तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया। आज तुमने फिर से मेरी बेटे की जान बचाई, मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। युवराज ने विनम्रता से सिर झुका लिया और कहा, मैंने जो किया राजा साहब, अपने धर्म का किया है, यह मेरा कर्तव्य था। हॉल के भीतर सन्नाटा छा गया। फिर युवराज ने बड़े ही तेज निगाहों के साथ हरदेव को देखा और उसने कोई शब्द आगे नहीं बोला और हरदेव के शरीर में वो तीनों जहर से भरी सुइयां चुभो दी। जैसे ही सुइयां उसके शरीर में गई, हरदेव की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके बदन में एकाएक कंपकपी दौड़ गई थी और फिर वही पीड़ा, वही दर्द और वही छटपटाहट जो करमचंद ने झेली थी, अब हरदेव के शरीर में आ गई थी। उसका शरीर फर्श पर गिर पड़ा था और वह अपने ही शरीर को नोचते हुए तड़पने लगा था। युवराज का चेहरा भाव शून्य था, पर उसकी आंखों में संतोष की झलक थी। उसने बिना एक पल गवाए राशि की ओर देखा, जो उसके पास ही बैठी थी। और धीरे धीरे उसके पास गया और झुककर उसने उसके सिर पर हाथ फिराते हुए कहा, राशि, मैंने तुम्हारे दर्द का बदला ले लिया है। राशि ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुरा दी। उस मुस्कान में कृतज्ञता भरी हुई थी। उसकी सांसों में अब जीवन की लहरें फिर से बहने लगी थी। उसका चेहरा दमक उठा था और वो पहले से कहीं ज्यादा ऊर्जावान लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में नई जान फूंक दी गई हो। रोशनी और चिंदू जो पास में खड़ी थी, उन्होंने भी राहत की सांस ली। इसी बीच युवराज की नजर अचानक कलाई पर बंधी घड़ी पर गई। उसने देखा कि शाम के 7 बज चुके थे। घबराहट उसकी आंखों में आ गई थी। वो तुरंत राधिका की ओर मुड़ा और तेज स्वर में बोला, राधिका, अब हमें एकेडमी चलना चाहिए। अगर कल सुबह हम प्रतियोगिता में नहीं पहुंचे तो अब की बार तो हमें बचाने वाला कोई नहीं है। युवराज की बात सुनकर पूरे हॉल का माहौल फिर से गंभीर हो गया। सब वही तैयारी करने लगे थे। राधिका ने भी सहमति में सिर हिलाए कहा, हाँ युवराज, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, चलो हमें अब निकलना चाहिए। लेकिन तभी जैसे ही वो बाहर की ओर कदम बढ़ाने ही वाले थे, एक नर्म किंतु अधिकारपूर्ण आवाज ने उन्हें रोक लिया। यह आवाज राजकुमारी प्रत्युषा की थी, जो अब तक चुपचाप वो सब देख रही थी। उन्होंने आगे आकर कहा, नहीं नहीं, तुम लोग ऐसे कैसे जा सकते हो? क्या तुम लोग ऐसे ही मेरे घर से बिना कुछ खाए पिए वापस जाओगे? पहले हम सब मिलकर डिनर करेंगे, उसके बाद ही मैं तुम्हें जाने दूंगी। प्रत्युषा की बात सुनकर सब थोड़े चौंक गए। युवराज ने उसकी ओर देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। यह मुस्कान अधिकार की थी। राधिका ने युवराज की ओर देखा, मानो वो उसकी अनुमति लेना चाहती हो। युवराज ने गहरी सांस लेते हुए धीरे से सिर हिलाया और कहा, ठीक है राजकुमारी, अगर आपकी यही इच्छा है तो हम साथ में खाना खा लेंगे। उसके बाद महल के सेवकों ने तुरंत भव्य भोजन की व्यवस्था करवाने में तैयार कर दी थी। एक विशाल कक्ष में सबका स्वागत किया गया और यहाँ वर्ण
जड़ित थालियों में स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए। रोशनी, सिंधु, राधिका, राशि, युवराज सभी एक साथ एक लंबी मेज पर बैठ गए। पहली बार इतने लंबे समय के बाद उन्हें शांति का एक पल मिला था। भव्य महल के शानदार भोजन कक्ष में उस समय एक अनोखा ही दृश्य चल रहा था। सोने चांदी से सजे बर्तनों में गर्मा गर्म व्यंजन परोसे जा रहे थे। युवराज, राधिका, राजकुमारी प्रत्युषा और राजा जितेंद्र बजाज एक लंबे मेज पर साथ बैठे भोजन कर रहे थे। वहीं रोशनी, सिंधु, राशि भी पास की कुर्सियों पर बैठी हुई थी। अचानक के दरवाजे पर एक नौकर भीतर आया। उसने आदरपूर्वक सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, बाहर कोई विकराल सेन आया है जो युवराज साहब से मिलना चाहते हैं। उसने जैसे ही ये शब्द कहे, राजा साहब ने कोई प्रतिक्रिया तो नहीं दी, लेकिन युवराज की ओर देखने लगे, मानो पूछ रहे हो कि क्या वो वही व्यक्ति है जिसकी उन्हें आशंका थी। और सबकी निगाहें अब युवराज पर टिक गई थी। युवराज ने भोजन की थाली से नजरें हटाई और शांति से कहा, आप उससे कहिए कि थोड़ा इंतजार करे, मैं खाना खाकर उससे मिलता हूं। नौकर ने सिर झुकाया और मुड़कर बाहर चला गया। उसके जाने के बाद भी कमरे में एक पल सन्नाटा सा छा गया था। राजा जितेंद्र ने कुछ पल युवराज की ओर देखा, फिर थोड़ी चिंतित आवाज में बोले, जहां तक मैं जानता हूं वो विकराल तो रोशकल्प का मालिक है। वो यहाँ क्या लेने आए हैं? क्या कहीं रोशकल्प में तुम्हारी करमचंद से हुई भयंकर लड़ाई के बारे में बात तो नहीं करने आया? राजा के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थी। उनके स्वर में एक पिता की सी चिंता थी जो अपने परिवार की प्रतिष्ठा और अपने प्रिय अतिथि की सुरक्षा को लेकर सजग हो गई थी। मगर युवराज के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई थी। उसने बड़े ही सहज भाव में कहा, राजा साहब, वो मालिक है नहीं, मालिक था। उसके शब्द कमरे में जैसे सभी बैठे लोगों को एकदम से चौंक गई। सबकी आंखें एक साथ चौड़ी हो गई और उनमें एक नया सवाल उमड़ने लगा था। राजा जितेंद्र ने घबराहट में पूछा, क्या युवराज, साफ साफ बताओ, बात क्या है? अगर कोई चिंता वाली बात है तो मैं अभी उसी से हर जाने की बात कर लेता हूं, समझौता कर लेंगे। युवराज के चेहरे पर मुस्कान और गहरी हो गई। उसने बहुत ही धीमे और ठहराव से जवाब दिया, राजा साहब, हमें समझौता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब तो वो खुद समझौता करने आया है। असल में उसका छोटा भाई करमचंद की मदद कर रहा था। जब उसने मुझ पर गोली चलाई तो मैंने उसकी पिस्तौल छीन ली और उसी पर तान दी। उस समय विकराल खुद वहां आ गया था और उसने अपने भाई की जान के बदले मुझे रोशकल्प दे दिया था। कमरे में अब ऐसा सन्नाटा था कि जो कुछ पल के लिए थम सा गया था। हर किसी के मन में यही गूंज रहे, रोशकल्प दे दिया, वो भी जान बचाने के लिए। राजा जितेंद्र और राजकुमारी प्रत्युषा दोनों की आंखों में अविश्वास था। वही सेन परिवार के लोग थे वो, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो किसी भी सत्ता या ताकत के आगे झुकेंगे नहीं, चाहे कोई सरकार हो या साम्राज्य। लेकिन वही विकराल सेन और एक नौजवान लड़के के सामने झुक कैसे गया? राजा के हाथ कंपकंपी के साथ बोले, तुम कहना क्या चाहते हो युवराज? उसने सचमुच कल तुम्हें दे दिया? जी महाराज, और मुझे लगता है कि वो अभी कल्प के डॉक्यूमेंट्स लेकर आया है ताकि सब कुछ कानूनी रूप से मेरे नाम हो जाए। युवराज ने सिर हिलाते हुए कहा। राजा जितेंद्र ने गहरी सांस ली और कुछ पल चुप रहे। फिर उन्होंने धीमे से कहा, यह तो विश्वास लायक बात नहीं लग रही। राजकुमारी प्रत्युषा ने भी युवराज की ओर देखा। उसकी आंखों में भी एक नई चमक थी और वो भी यही जानने की कोशिश कर रही थी कि क्या सेन परिवार के लोग भी किसी के सामने झुक सकते हैं या नहीं। जब सबका डिनर हो गया तो हॉल वे कोने में खड़े खाने की सुगंध अब भी तैर रही थी। तब राधिका, रोशनी, सिंधु, राशि, युवराज और राजकुमारी सभी धीरे धीरे उस विशेष हॉल की ओर आई जहां विकराल उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही युवराज ने हॉल में कदम रखा, विकराल फौरन अपने सीट से उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर सम्मान और झुकाव दोनों आ गए थे। उसने धीरे से कहा, मास्टर, मास्टर, मैं आपके लिए क्लब के डॉक्यूमेंट लेकर आया हूँ। उसके शब्दों में जो मास्टर की गरिमा थी वो सबको चौंकाने के लिए बहुत थी। राधिका और रोशनी ने आश्चर्य से युवराज की ओर देखा। राजकुमारी और राजा के चेहरे पर भी विस्मय की छाया आ गई थी। विकराल ने हाथ में पकड़ी फाइल युवराज की ओर बढ़ा दी। युवराज ने गंभीरता से वो फाइल ली और वही एक साइड टेबल पर खड़े होकर धीरे से हर पन्ने को पलट कर देखा। सबकी नजरें पन्नों पर थी। युवराज लगातार पन्नों को पलटता जा रहा था। कुछ देर तक डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद उसने सिर हिलाकर हामी भरी और फाइल अपने पास रख ली। जैसे ही विकराल को लगा कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है तो उसने हल्की मुस्कान देकर कहा, मास्टर, अब मैं चलता हूं, मेरा काम पूरा हुआ। और वो सिर झुकाए हुए हॉल से बाहर चला गया। राजा ने चुप्पी तोड़ते हुए धीमे स्वर में कहा, मैंने सुना था कि सेन परिवार कभी किसी के सामने नहीं झुका और आज वही विकराल स्वयं आकर क्लब तुम्हें सौंप गया है। ये सम्मान सामान्य नहीं है युवराज।
युवराज ने राजा की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, सम्मान जब दिल से मिलता है तो सिर झुकते देर नहीं लगता महाराज। राजकुमारी प्रत्युषा जो अब तक स्तब्ध खड़ी थी, वो धीरे से बोली, तुम सच में कुछ अलग हो युवराज, शायद इसलिए भाग्य भी तुम्हारे साथ है। युवराज मुस्कुराया, परंतु उसके चेहरे पर गंभीरता लौट आई थी। उसने अपने साथियों की ओर देखा और कहा, अब हमें चलना चाहिए। सुबह हमारा मैच है और हमें समय से पहले एकेडमी पहुंचना होगा। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या होगा आगे की फाइट में? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों 407वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। राजा राजकुमारी ने सहमति में सिर हिला दिया। प्रत्युषा ने युवराज की ओर बढ़ते हुए उसके हाथों को थाम कर कहा, हमें पूरा विश्वास है कि तुम आसानी से प्रतियोगिता जीत जाओगे युवराज। फिर उसने मुस्कुराते हुए आगे कहा, और हाँ, कभी भी कोई जरूरत पड़े तो इस महल को अपना घर समझना और तुम यहाँ कभी भी आ सकते हो। राधिका जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, उसने एक झलक प्रत्युषा की ओर देखा और फिर युवराज की ओर, लेकिन उसके मन में अब कोई जलन नहीं थी, केवल गौर था। वो जानती थी कि उसके साथ खड़ा रहे लड़का सिर्फ एक फाइटर नहीं, लीडर बन चुका था। सबने एक साथ राजा और राजकुमारी से विदा ली। रोशनी और सिंधु ने आदरपूर्वक प्रणाम किया और राशि ने हंसते हुए कहा, अब मैं पूरी ठीक हूं और अगली लड़ाई में मैं सबसे पहले उतरूंगी। राजा ने मुस्कुराकर उसका उत्साह बढ़ाया और कहा, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है बेटा। और अंततः महल के बाहर खड़ी काली गाड़ी का दरवाजा खुला और सब एक एक करके उसमें बैठ गए। जैसे ही गाड़ी चलने लगी, प्रत्युषा खिड़की के पास खड़ी होकर उन्हें जागते हुए देख रही थी। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई थी। प्रत्युषा ने नजरें बार बार युवराज की ओर मिलाती जा रही थी, जो पीछे से गाड़ी की खिड़की से बाहर देख रहा था, और उसने हाथों की उंगलियां कसकर एक दूसरे में फंसा ली थी, मानो खुद को संभाल रही हो। वो चाहती थी कि कुछ पल ऐसे ही थम जाए, सिर्फ कुछ पल, ताकि वो युवराज को और देख सके। उसका दिल पूरी तरह से धड़क रहा था। अब उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि भावनाएं इतनी गहरी क्यों होती जा रही थी। राजा जितेंद्र बजाज खामोश अपनी बेटी को देख रहे थे। उनकी आंखें अनुभव से भरी थी। वो जानते थे कि जब दिल किसी की ओर खिंच जाता है तो आंखें उस खिंचाव को छुपा नहीं सकती। उन्होंने धीमी कदमों से प्रत्युषा की ओर जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, क्या हुआ बेटी, कहीं आपको युवराज अच्छा तो नहीं लगा? उन्होंने कोमल स्वर में पूछा। प्रत्युषा का दिल जैसे एक झटके में चौंक गया। उसके चेहरे पर एक झलक आ गई, जैसे कोई राज अचानक सामने आ गया हो, और होठ कांपने लगे। पर वो अपने पिता की आंखों में नहीं देख पा रही थी। उसके चेहरा नीचे झुका हुआ था और उसकी सिसकियां कमरे की खामोशी को तोड़ने लगी थी। राजा का दिल अपनी बेटी को इस हालात में देखकर दुख से भर आया, लेकिन वो एक पिता होने के साथ एक राजा भी थे। वो जानते थे कि युवराज, जिसने हाल ही में अपनी पत्नी के कई साथ मरने की कस्में खाई थी, तो वह यह प्रेम त्रिकोण कितना जटिल हो सकता था। उन्होंने गहरी सांस ली और फिर बहुत ही सहमित स्वर में बोले, राजकुमारी, आप जानती है ना, युवराज की शादी हो चुकी है। और वो राजा की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी। प्रत्युषा ने धीमे स्वर में कहा, डैड, मैं जानती हूं कि वो पहले से शादीशुदा है और मैं उसे अलग नहीं करना चाहती। बस मुझे कुछ और वक्त चाहिए, कुछ और पल उसके साथ बिताने के लिए। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे दोस्त की तरह देखे, साथी की तरह, बस इतना ही। उसकी आवाज टूटती हुई सी, लेकिन दिल से निकली हुई थी। और राजा जितेंद्र बजाज अब पूरी तरह से समझ चुके थे कि यह सिर्फ एक मोमेंट्री अट्रैक्शन था। उसकी बेटी का दिल सच में युवराज के लिए धड़कने लगा था, पर वो ये भी जानते थे कि जितना अधिक वो युवराज के पास रहेगी, उतना ही अधिक वो उससे बनती चली जाएगी, और फिर जब अलग होने का समय आएगा तो और भी ज्यादा दर्द होगा। उन्होंने गहरी चिंता के साथ प्रत्युषा की तरफ देखा, पर वो कुछ भी नहीं कर पाई। शब्द भी जैसे क्षण की गहराई के सामने मौन हो गए थे। कमरे में अब सिर्फ प्रत्युषा की सिसकियां गूंज रही थी। बाहर हवा में हल्की ठंडक थी। दोनों खिड़की के पास खड़े होकर गाड़ियों को जाते हुए देख रहे थे, जो अब दूर बादल को छेड़ते हुए मार्शल आर्ट एकेडमी की ओर जा रही थी। वहीं दूसरी ओर युवराज गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं थे, पर उसके मन में एक अलग ही तूफान चल रहा था। वो कल होने वाली प्रतियोगिता के अंतिम चरण के बारे में सोच रहा था। वो जानता था कि यह सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि उसके सम्मान, उसकी टीम और उसकी यात्रा का अंतिम मोड़ था। पर जाने क्यों उसके दिल में किसी कोने में यह एहसास था कि वो महल के उस कोने में कोई और जाते हुए देख रहा था। शायद वही आंखें जिनमें कुछ दिन पहले चंचल मुस्कान हुआ करती थी। वक्त धीरे धीरे बीत रहा था। रास्ते कटते जा रहे थे और रात गहरी होती जाने लगी थी। वही महल की खिड़की पर राजकुमारी वही खड़ी हुई थी,
और अपने मन में वही जाते हुए दृश्य को बार बार दोहरा रही थी। देखते ही देखते वो लोग कब मार्शल अकेडमी पहुंच गए उनको पता ही नहीं चला। गाड़ियों से उतरते ही सबने एक दूसरे की ओर मुस्कुरा कर देखा। बिना कोई शब्द कहे समझ गए कि सब अब आराम का वक्त और अपने अपने कमरों में चले जाएंगे। सभी एक साथ चल पड़े और अपने कमरों की ओर जाने लगे। राधिका राशि साथ थी, जबकि रोशनी और सिंधु एक दूसरे के साथ। युवराज अपने कमरे की ओर अकेले चल रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर गहराई से संतोष और आत्मिक शांति अभी भी बनी हुई थी। कमरे में दाखिल होते ही उसने सबसे पहले अपने कपड़े बदले और एक अपनी नाइट ड्रेस पहन ली। लेकिन राधिका के मन में एक चिंता घर की हुई थी। जैसे ही राधिका ने बिलेवल की ओर बढ़ने की कदम बढ़ाए, उसके कदम एकदम से रुक गए। भीतर रखी कांच की एक छोटी सी शीशी उसकी नजरों में चमक उठी। उस शीशे में 2 संत लेवल की ऊर्जा गोलियां थी, वही गोलियां जो शरीर की गहराई में छिपी ऊर्जा को पुनः जागृत करने के लिए बनाई गई थी। उसने वो शीशी अपने हाथ में ली और धीमे से राशि की ओर बढ़ाते हुए कहा, राशि, इसमें 2 संत लेवल की ऊर्जा गोलियां हैं। मैं चाहती हूं कि तुम इन्हें अभी खा लो और सोने से पहले थोड़ी देर ध्यान भी कर लो, ताकि तुम्हारा लेवल जो जहर की वजह से नीचे गिर गया है वो फिर ऊपर उठ सके, साथ ही तुम्हारा कोर भी मजबूत हो सके। राधिका की आवाज में जो नरमी थी वो एक सच्चे मित्र की थी। उसके शब्दों में सिर्फ सलाह नहीं बल्कि स्नेह भी था। राशि ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में वह भार साफ झलक रहा था, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। उसने बिना कोई सवाल की शीशी ली और उसमें से एक गोली निकाल ली। गोली उसके मुंह में रखते ही घुल गई। वो एक अनोखी मिठास और सुगंध से भरपूर थी, जिसने राशि के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लेकर आ गई थी। उसने गहरी सांस ली, फिर राधिका की ओर देखते हुए उसने बिलवल के किनारे पर ध्यान मुद्रा में बैठ गई। उसकी पीठ सीधी थी, आंखें बंद और ज्ञान मुद्रा में टिकी हुई थी। राधिका भी उसके बगल में बैठ गई और धीरे धीरे उसे एक नया ध्यान तकनीक सिखाने लगी, एक ऐसी तकनीक जो मानसिक ऊर्जा को स्थिर करने के लिए बहुत जरूरी थी। राधिका ने धीमे स्वर में कहा, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो, उन्हें महसूस करो, अपने भीतर के मौन को सुनो, वही तुम्हारी शक्ति है। अब अपने नाभि केंद्र पर ध्यान दो, वहीं से तुम्हारी ऊर्जा दोबारा से ऊपर आएगी। राशि पूरी श्रद्धा के साथ और एकाग्रता के साथ उसकी बातों को मान रही थी। धीरे धीरे उसकी सांसें स्थिर होने लगी थी और चारों ओर एक हल्की ऊर्जा की आभा बनती हुई दिखाई देने लगी। उसकी त्वचा पर एक चमक लौट आई, चेहरा पहले से ज्यादा शांत लगने लगा था। कमरे का वातावरण अब पूरी तरह से ध्यान मग्न हो चुका था। बाहर चांदनी खिड़की से छनकर भीतर आ रही थी और कमरे में एक आध्यात्मिक प्रकाश अनुभव करवा रही थी। उस चांदनी की नरमी और शांति जैसे दोनों की चारों ओर बह रही थी। कुछ समय बीतने के बाद राधिका ने ध्यान से आंखें खोली और राशि की ओर देखा। उसके चेहरे पर संतुलन और संतोष की झलक थी। राधिका जानती थी कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। उसके भीतर एक संतोष और आत्मीय प्रभाव आ रहा था, जैसे उसने न केवल एक दोस्त की मदद की बल्कि एक असली मार्शल आर्ट फाइटर की जिम्मेदारी भी निभाई थी। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। कमरे में अब सिर्फ राधिका और राशि की धीमी सांसों की आवाज थी। बाहर रात गहरी हो गई थी और फिर जब राधिका ने अंतिम बार राशि के चेहरे को निहारा और उसके माथे पर हाथ फेरते हुए उसे शुभ रात्रि कहा, तो उस पल एक माँ जैसा वात्सल्य छलक पड़ा। दोनों अपने अपने बिस्तरों पर सोने चली गई, लेकिन उस रात उनका मन पूरी तरह से शांत हो गया था। राशि धीरे धीरे नींद में खो गई, एक ऐसी नींद जो न केवल थकावट को हर लेती है बल्कि आत्मा को भी गहराई से विश्राम देती है। उधर युवराज भी अपने कमरे पर बिस्तर में लेटा हुआ था। दिन भर की थकान के बावजूद उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसका मन किसी और ही उलझन में उलझा हुआ था। उसके जहन में बार बार राजकुमारी प्रत्युषा की आंखें घूम रही थी, वो मासूम पर गहरी निगाहें, वो बार बार एक अनकहा एहसास हो रहा था। युवराज धीरे धीरे करवट लेते हुए सोचने लगा, कहीं राजकुमारी मुझसे प्यार तो नहीं करने लगी? क्या उनकी आंखों में जो मैंने देखा वो मेरा वहम तो नहीं, या कुछ और ही है? उनका दिल इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा था, लेकिन जवाब की जगह और भी उलझने उसके चेहरे पर आने लगी। तभी अचानक उनका मोबाइल बजा। मोबाइल पर माथुर जी का कॉल आ रहा था। युवराज ने तुरंत फोन उठाया और अगले ही पल उसकी घबराई हुई आवाज सुनाई दी, युवराज, युवराज, युवराज। माथुर की सांसें तेज थी, आवाज कांप रही थी। युवराज चौकन्ना हो गया। एक ही झटके से बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और गंभीर स्वर में बोला, माथुर जी, माथुर जी घबराइए मत, आराम से बताइए क्या हुआ। लेकिन दूसरी तरफ से माथुर जी सिर्फ युवराज युवराज की आवाजें पुकार रहे थे। क्या हो गया था उनको? क्या वहां पर कोई और हमला हो गया था? क्या होगा अब आगे कहानी में जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, 408वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। माथुर जी लगातार युवराज युवराज चिल्ला रहे थे। युवराज ने चौकन्ने होकर कहा, माथुर जी घबराइए मत, बताइए क्या हुआ है।
लेकिन फोन के दूसरी पल से खामोशी रही। फिर माथुर जी की सांसें थोड़ी सी संभाल कर वो बोले, युवराज, युवराज, वो लड़की, वो जिसे तुमने मेरे पास बंदी बनाकर छोड़ दिया था। जैसे युवराज ने सुना उसका चेहरा तन गया। उसे तुरंत समझ में आ गया कि बात उसी औरत की थी जो है वो कुछ दिन पहले पकड़कर लेकर आए थे, जिसे वो दीदी कहते थे। जैसे ही लड़कियों की तस्करी के बारे में उसे गिरोह के प्रमुख थी। युवराज सोच रहा था कि क्या हुआ होगा। तभी माथुर जी ने कहा, आज आज कुछ हथियारबंद लोग आए और उसे छुड़ा ले गए। उन्होंने धमकी भी दी कि अगर किसी ने रावत परिवार से पंगा लिया तो अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। युवराज के होठों पर एक तीखी रेखा खिंच गई। उसने आंखें मूंद ली और गहरी सांस ली, पर वो नहीं चाहता था कि माथुर जी और ज्यादा घबरा जाए। इसलिए उसने आवाज को संयमित रखते हुए कहा, कोई बात नहीं है माथुर जी, आप चिंता ना करें, मैं उनसे खुद डील कर लूंगा। आप आराम कीजिए और अपने आप को ज्यादा टेंशन में मत रखिए। माथुर जी की आवाज अब भी हल्की सी कांप रही थी। उन्होंने कहा, ठीक है युवराज, मुझे तो बस तुम्हारी चिंता हो रही थी, तुम भी अपना ख्याल रखना। इसके बाद जैसे ही फोन कटा, युवराज के चेहरे पर तनाव आ गया था। उसने एक तरफ फोन रखा और कमरे की बालकनी में आ गया। ठंडी हवा उसके बालों को सहला रही थी। भीतर एक तूफान आ गया था। तो वो लोग फिर से सक्रिय हो गए हैं और दीदी अब उनके साथ में है। लेकिन उन्हें पता कैसे चला कि दीदी वहां पर है? दिमाग में एक के बाद एक सवाल कूदने लगे। उसे याद आया कि कैसे उसने दीदी को पकड़ते समय कितनी मुश्किलों का सामना किया था, और आज जब उसने खुद कई लड़कियों को उस नर्क से आजाद करवाया था और वो चीखें अब उसके सामने आ रही थी। लेकिन उधर फोन कटते ही माथुर जी का चेहरा पूरी तरह से बदल गया। माथुर जी जो युवराज के सामने खुद को उसका मददगार बताते थे, इस समय अपने घर के हॉल में पहुंचे, जहां धीमी रोशनी में लकड़ी का एक खूबसूरत सोफा था। उन्होंने धीरे से सोफे पर बैठते हुए सामने रखे टेबल से महंगे स्कॉच का गिलास उठाया और उसमें झलकते सुनहरे तरल को निहारते हुए बोले, चियर्स। उनके सामने एक औरत बैठी थी और वो औरत वही दीदी थी जिसे युवराज ने बंदी बनाया था। दीदी ने मुस्कुराते हुए अपना गिलास उठाया और टकराते हुए बोली, चियर्स। दोनों ने एक एक घूंट लिया और फिर थोड़ी ही देर तक चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। फिर आंखों में आंखें डालकर एक गहरी सांस भरी। माथुर जी ने अपनी आंखों में एक साजिश की चमक भरते हुए पूछा, तो फिर बताइए आगे क्या करना है? दीदी ने गिलास मेज पर रखते हुए धीमी और खतरनाक मुस्कान के साथ कहा, अब आगे अब उस युवराज से बदला लेना है। उसने हमारे करोड़ों का नुकसान किया, हमारी बड़ी मुश्किल से खड़ी की गई नेटवर्क को तहस नहस कर दिया। 40 से ज्यादा लड़कियां थी, हमारी बड़ी सबसे खेप थी, वो सब छीन कर ले गया। हमारा धंधा अब लगभग बंद पड़ा है। वो अपने जगह से उठ खड़ी हुई और खिड़की के पास जाकर बाहर अंधेरे में झांकने लगी। उसकी आंखों में आग आ गई थी। वो समझता है कि वो जीत गया, लेकिन उसे नहीं पता कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। हमने उसे भ्रम में रखा, उसे विश्वास दिलाया कि मैं सच में उसकी कैदी थी, और उसने जो कुछ भी किया हम सब उसकी निगरानी में रखे हुए थे। अब उसकी हर चाल हमें पहले से पता चलेगी, और जब वो लिस्ट एक्सपेक्ट करेगा तब हम उस पर वार करेंगे। माथुर जी ने धीरे धीरे उठे और उसके पीछे खड़े हो गए और कहा, बहुत जल्द वह खुद हमारे जाल में फंसेगा, और इस बार हम सिर्फ उसे नहीं उसके दोस्तों को भी मिटा देंगे। और राधिका, रोशनी और छोटी दोनों लड़कियां सब, आपके बाहर कोई नहीं बचेगा। दीदी ने हल्के से स्वर में कहा, युवराज ने जो छीन लिया है अब हमें उसे वापस चाहिए, और इस बार खून की कीमत खून से चुकाई जाएगी। उधर युवराज अब भी अपने कमरे के बिस्तर पर यही सोच रहा था कि ये एकदम से हो कैसे गया, और किसने दीदी का पता बताया होगा। वहां पर तो कोई था भी नहीं जो उसको देखा हो कि दीदी को वो लेकर गया है। माथे पर चिंता की रेखाएं और भी गहरी होती जा रही थी। हाथों में उसने मोबाइल थामा और कॉल के बारे में सोच रहा था। माथुर जी की आवाज अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी, युवराज, युवराज, वो जिसको तुम बंदी बनाकर लेकर गए थे, वो उसको लेकर गए हैं। उसने अपना सिर पीछे टिका दिया और छत की तरफ देखने लगा। तभी बाहर बारिश होने लगी। कुदरत ने उसे चेतावनी दी थी कि अब जो होगा वो सब कुछ बदल देगा। दीदी के बारे में सोचते सोचते युवराज को कब नींद आ गई उसे पता भी नहीं चला। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की की झिर्रियों से युवराज के चेहरे पर पड़ी तो उसकी नींद टूट गई। उसकी आंखें भारी थी, माथे पर चिंता की लकीरें अभी भी बनी हुई थी। रात में जो कुछ भी घटा था, माथुर जी की घबराई हुई आवाज, दीदी के भाग जाने की खबर, रावत परिवार की धमकी, यह सब कुछ डरावने सपने की तरह लग रहा था।
पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि यह सब सच था, लेकिन जब उसने बिस्तर से उठकर अपना मोबाइल उठाया और कल रात की कॉल डिटेल देखी तो एक सिरन उसके शरीर में दौड़ गई। कॉल लॉग के माथुर जी का वही समय दर्ज था। जैसे उसने कॉल रिकॉर्डिंग दोबारा सुनी तो एक उसके बेचैनी दोबारा से दिल में घर कर गई। नहीं, ये सपना है, उसने खुद से कहा, और एक गहरी सांस लेकर वो बिस्तर पर से उठ गया। उसके पांव एक पल के लिए भी नहीं रुके, जैसे ही किसी अदृश्य शक्ति ने उसे धकेल दिया हो। दरवाजे पर पहुंचकर उसने 2 बार दस्तक दी और फिर धीरे से आवाज लगाई, राधिका, राधिका, जल्दी दरवाजा खोलो। वो राधिका के कमरे की ओर आ गया था। अंदर से कुछ क्षणों तक सन्नाटा रहा, फिर एकदम से दरवाजा खुला। राधिका नींद में आधी जगी हुई थी। उसकी आंखों में सवाल थे और चेहरे पर युवराज की इस हालात को देखकर वो भी हैरान हो गई थी। उसने एकदम से हैरानी भरे स्वर में कहा, क्या हुआ युवराज, तुम इतनी सुबह सुबह, सब ठीक तो है ना? युवराज ने एक पल का भी समय नहीं गवाया। वो अंदर चला गया और कमरे के दरवाजे को धीरे से बंद कर दिया। फिर राधिका की ओर पलटा और गंभीर स्वर में बोला, राधिका, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। राधिका की नींद अब पूरी तरह से उड़ चुकी थी। उसने तुरंत अपनी चादर एक को डाली और बिस्तर के किनारे पर बैठ गई और कहा, हाँ युवराज, बताओ ना क्या हुआ है। युवराज ने गहरी सांस ली और सारी बात विस्तार से बता दी कि माथुर जी का फोन आया और वो लड़की वहां से भाग गई। राधिका पूरे ध्यान से बात सुन रही थी। उसकी आंखें धीरे धीरे चिंतित होती जा रही थी। जब युवराज ने अपनी बात पूरी खत्म की तो कमरे में सन्नाटा छा गया। राधिका ने एक पल के लिए आंखें मूंदी, जैसे अपने भीतर कुछ खोज रही थी। फिर उसने अपनी आंखें खोली और युवराज की आंखों में देखते हुए बोली, मुझे पता है यह सब सुनकर तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा और दुख भी, लेकिन इस वक्त तुम्हें अपने आप पर काबू रखना होगा युवराज। हमारे पास अभी इन बातों को उलझने का वक्त नहीं है। हमें अभी पहले प्रतियोगिता से निपटना होगा। युवराज ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों थे, लेकिन राधिका की आवाज में एक दृढ़ता थी। उसने उसे ठहरने पर मजबूर कर दिया। राधिका ने आगे कहा, देखो, आज हमारा फाइनल मैच है। यह प्रतियोगिता हमने सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक शुरू की है। अगर हम इस पर जीत गए तो रावत परिवार की ताकत को सीधे से चुनौती देने का हक मिलेगा और ये आखिरी और सबसे बड़ा राउंड है, तो हमें पहले इसे पूरी शक्ति से जीतना होगा। युवराज चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। राधिका ने युवराज की हथेली थाम ली और फिर कहा, मुझे पता है कि तुम पर अब क्या बीत रही होगी, लेकिन अगर हम अभी भी ध्यान भटकाएंगे तो दुश्मन यही चाहता है। अभी हम उसकी चाल में नहीं फंस सकते युवराज। हमें और मजबूत बनना होगा और सबसे पहले इस फाइनल मुकाबले के लिए तैयार होना होगा। उसके बाद हम दीदी और उसकी गैंग से भी निपट लेंगे और रावत परिवार से भी। युवराज की सांसें थोड़ी सी धीमी हो गई। उसकी आंखों में अब चिंता थी, लेकिन राधिका की बातों ने उसके भीतर में एक नई चेतना जगा दी थी। वो जानता था कि अगर कोई है जो इस अंधेरे में विरासत दिखा देगी तो राधिका ही थी। इसलिए वो राधिका के पास आया था। उसने राधिका की ओर देखा और सिर हिलाकर कहा, ठीक है राधिका, तुम जो भी कह रही हो वो सही है। पहले इस मैच को ही जीतते हैं, फिर बाकी का हिसाब किताब करेंगे। राधिका ने मुस्कुराकर उसका कंधा थपथपाया और कहा, चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। हमें आज सिर्फ मुकाबला नहीं, एक संदेश भी देना है कि हम किसी से कम नहीं। युवराज ने भी हल्की मुस्कान दी और कमरे से बाहर आ गया। मन में एक नई ऊर्जा आ गई थी। राधिका ने भी गहरी सांस ली और अपनी कमर कस ली। आज का दिन सिर्फ एक मुकाबले का नहीं था, बल्कि उस लड़ाई का पहला पड़ाव था जो उनके दुश्मनों तक जाने वाली थी। युवराज, राधिका, सिंधु, राशि और सभी अब तैयार हो रहे थे और एक किसी के चेहरे पर भी कोई डर नहीं था। युवराज, राधिका, रोशनी ने अपनी यूनिफॉर्म पहनी और नीले रंग की जिस पर उनके प्रतीक चिन्ह बने हुए थे। युवराज ने अपनी कलाई बंधी और काली पट्टी को चूमा और आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। कुछ देर में सभी अपने अपने कमरों से बाहर आ गए। गलियारे में सन्नाटा था, लेकिन हवा में एक तनाव तैर रहा था। सबकी चाल में कॉन्फिडेंस था, लेकिन मन में और भी भावनाओं का तूफान भी चल रहा था। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या युवराज कोमुलिका से जीत पाएगा और क्या वो लोग इस प्रतियोगिता को जीतकर मार्शल वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा ले पाएंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें। दोस्तों, 409वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। तैयार होकर सभी के सभी कैंटीन की ओर आ गए थे। कैंटीन में सुबह का नाश्ता तैयार था। दलिया, उबले अंडे और ब्रेड और हर्बल टी। किसी ने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन उनकी आंखों में बहुत कुछ कहने को था। राधिका ने चुपचाप राशि की प्लेट में थोड़ा अतिरिक्त दलिया डाल दिया तो युवराज ने रोशनी को एक केला बढ़ाया और ये छोटे छोटे इशारे उनके बीच और भी टीम भावना को ज्यादा मजबूत बना रहे थे।
नाश्ता करने के बाद सबने पानी पिया और अपनी अपनी बोतलें उठाई और भारी कदमों से स्टेडियम की ओर चल पड़े। जिस सड़क पर वो चल रहे थे, हर कदम उनके अतीत और वर्तमान को जोड़ता हुआ जा रहा था। स्टेडियम के बाहर पहले ही दर्शक की भीड़ भारी जमा हो गई थी। हजारों लोग विभिन्न अकेडमीज, गुटों और क्षेत्रों से आ गए थे। सबकी निगाहें बस एक ही चीज पर थी कि आज क्या होगा। यह आखिरी मुकाबला, आखिर जीतेगा कौन, कौन बनेगा चैंपियन। युवराज, राधिका, रोशनी ने अपने मास्क ठीक किए और अंदर की ओर कदम बढ़ा दिए। प्रवेश द्वार पर करते हुए उन्हें एक पल के लिए युवराज ने राधिका की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अद्भुत दृढ़ता थी। राधिका ने हल्की मुस्कान दी और सिर झुकाया, जैसे कह रही हो कि हम साथी हैं। अंदर जाते ही उन्होंने विशाल स्क्रीन पर नजर डाली। वहां आज की प्रतियोगिता की पूरी जानकारी आ रही थी। सबसे ऊपर लिखा था, आज का पहला मुकाबला कंटेस्टेंट नंबर 089 वर्सेस कंटेस्टेंट नंबर 247। और नीचे एक लाइन लिखी हुई थी, इस मुकाबले का विजेता प्रतियोगिता के 5 बार के अजय विजेता और मौजूदा चैंपियन कंटेस्टेंट नंबर 001 के साथ फाइनल में भिड़ेगा। यह पंक्तियां पढ़कर पूरे स्टेडियम में हलचल सी मच गई थी। कंटेस्टेंट नंबर 001 का नाम आते ही लोगों के दिलों की धड़कनें तेज हो गई। ये कोई साधारण फाइटर नहीं था। पिछले 5 वर्षों से उसने एक प्रतियोगिता हर जीत ली थी और हर बार उसने अपने विरोधियों को न सिर्फ हराया था बल्कि तोड़ा भी था। उसके पास अपार शक्ति थी, रहस्यमय तकनीक और क्रूर मानसिकता वाला आदमी था वो। राधिका ने युवराज की ओर देखा। उसकी आंखों में चिंता की लहर दौड़ गई, लेकिन युवराज का चेहरा गंभीर और स्थिर था। उसने आखिरी सांस ली और कहा, मैं इसके लिए तैयार हूं। अगर हमें रावत परिवार तक पहुंचना है तो ये तो करना ही पड़ेगा। रोशनी ने भी सिर हिलाकर कहा, हम तुम्हारे साथ हैं युवराज, लेकिन आज आज तुम्हें अपनी सारी सीमाएं तोड़नी होगी। युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपनी सीमाएं नहीं, अपनी किस्मत बदलने जा रहा हूं। स्टेडियम के कोने में बैठे जज और प्रशिक्षक भी इस मुकाबले को लेकर गहन चर्चा कर रहे थे। सभी की नजरें युवराज पर थी, जिसने अब तक अपने हर मुकाबले में अप्रत्याशित तरीके से जीत हासिल की थी। धीरे धीरे मंच के चारों ओर बत्तियां तेज होने लगी। उद्घोषक की आवाज पूरे स्टेडियम पर गूंज गई, सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के सबसे प्रतिष्ठित मुकाबले में मैदान में उतरने वाले हैं कंटेस्टेंट नंबर 089। और जैसे युवराज का नाम गूंजा, स्टेडियम की शोर की लहर दौड़ गई। हजारों लोगों ने सीटी बजा बजा कर और जोर जोर से युवराज का स्वागत किया। जस्टिस किंग, जस्टिस किंग। अब युवराज के पास समय नहीं था, उसे तैयार होना था। और राधिका ने उसके बाजू पर हाथ रखा और कहा, अब तुम सिर्फ लड़ने नहीं जा रहे, आज तुम अपना भविष्य लिखने जा रहे हो। और अपनी जो भी लड़ाई लड़ो, अपने दिमाग से जरूर लड़ना। युवराज ने अपनी आंखें बंद की और उन सभी पीड़ाओं को याद किया और रावत परिवार की क्रूरता को याद किया। उसने आंखें खोली, उसमें एक अलग ही आंख चमकने लगी थी। वहीं दूसरी ओर कंटेस्टेंट नंबर 247 भी अपनी तैयारी कर रही थी। उसे यकीन था कि आज वो युवराज को हराकर फाइनल में पहुंच जाएगी, लेकिन उसे पता था कि उसका सामना युवराज से होने जा रहा है और वो किसी भी हालात में उससे कम नहीं था। दोनों फाइटर्स रिंग में आ गए थे। स्टेडियम की लाइट्स धीरे धीरे धीमी होती जा रही थी। एक तेज रोशनी दोनों खिड़कियों पर आ गई और दोनों फाइटर आमने सामने खड़े थे। मुकाबला अब लगभग शुरू होने ही वाला था। स्टेडियम की भीड़ अब अपने चरम पर थी। जैसे ही घोषणा हुई कि मुकाबला कंटेस्टेंट नंबर 089 और कंटेस्टेंट नंबर 247 के बीच होने जा रहा है, हर दिशा में शोर उठने लगा। एक तरफ से आवाज गूंज रही थी, जस्टिस किंग, आई लव यू, हम तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हैं जस्टिस किंग, उन्हें भी हराना जैसे बाकियों को हराया था। इस सब के बीच युवराज अपने अंदर एक संतुलन बनाए हुए था, लेकिन जैसे उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई, भीड़ के उत्साहपूर्वक शब्द उसके लिए किसी ऊर्जा से कम नहीं थे। वो जानता था कि उसका हर कदम और उसका प्रहार केवल उसका नहीं है, सब लोगों की उम्मीद भी है। उधर कोमिल्का ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी और एक अलग सा जुनून चल रहा था। उसके समर्थक भी उसे अपने एक नाम दे दिया था, मौत की देवी, मौत की देवी, तुम आज जरूर जीत कर आओगी, हमें पूरा विश्वास है, हमारी मौत की देवी ही जीतेगी। भीड़ अब दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी, एक और न्याय का प्रतीक और दूसरी ओर मौत की देवी। युवराज ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और अपनी आंतरिक ऊर्जा को महसूस करने लगा। उसके चारों ओर ध्वनियां धीमे पड़ने लगी थी। उसने अपने लेवल के सभी ऊर्जा बिंदु को खोलने का प्रयास किया और जैसे ही उसके ऊर्जा बिंदु एक एक करके सक्रिय होने लगी, उसकी आंखों में चमक लौट आई। उसके शरीर पर एक हल्की सी नीली आभा लौटने लगी, जो उसके लेवल को जागृत होने का संकेत था। लेकिन जब उसने कुमुलिका की ऊर्जा को महसूस किया तो उसके भीतर एक कंपकपी सी दौड़ गई।
ये तो कोई आम नहीं है, ये तो संत लेवल स्टेज 5 की फाइटर लग रही है। युवराज ने मन ही मन सोचा। कोमिल्का के चारों ओर एक गाढ़ी काली ऊर्जा लहरा रही थी, जो उसके भीतर छिपी शक्ति का प्रमाण थी। उसकी आंखों में नफरत थी और होठों पर एक शातिर मुस्कान। उसकी हर सांस एक वचन थी, मैं अपने साथियों का बदला लूंगी। रेफरी इतनी देर में बीच में आ गया। दोनों ने उसकी ओर देखा। उसने दोनों की ओर स्थिति का संकेत लिया और दोनों फाइटर अपने अपने जगहों पर डटे हुए थे। युवराज का शरीर हल्का सा झुका हुआ था और एक आक्रामक मुद्रा में वो आ गया था, जबकि कोमलका सीधी खड़ी थी, एकदम स्थिर। रेफरी ने अपना हाथ ऊपर उठाया और संकेत किया। उसके बाद उसने दोनों से पूछा कि क्या वो लोग फाइट के लिए तैयार हैं, तो दोनों ने हामी भरी। उसके बाद रेफरी ने अपना हाथ नीचे गिरा दिया और साथ में दोनों फाइटर से पैरों की जमीन से उठने की आवाज आई। पहला राउंड शुरू हो चुका था। कोमलिका ने बिना देर किए ही आक्रमण करने की शुरुआत कर दी। उसने अपने प्रसिद्ध बाजीकौन तकनीक का इस्तेमाल किया, एक ऐसी मार्शल आर्ट जिसमें तेजी, विस्फोट, ऊर्जा और नजदीकी फाइटिंग स्टाइल को भी पहले प्राथमिकता दी जाती थी। कोमलिका ने पहले ही पल में ज्वेंग क्वान यानी सीधा पंच मारा, जो इतनी ताकत से था कि हवा में उसकी गूंज उठ गई। युवराज ने तेजी से पीछे हटकर इस हमले से बचने की कोशिश की, लेकिन पंच इतना तेज था कि उसकी बांह हल्की सी झंझना उठी। दर्शक, वीआईपी सेक्शन में बैठे कुछ लोग, जिनमें सीनियर फाइटर और पूर्व चैंपियन शामिल थे, फाइट को इस गहरी नजर से देख रहे थे। वो ज्वेन क्वान थी, लेकिन बड़ी सफाई से मारी गई। एक बुजुर्ग फाइटर बोले, जिनका नाम मास्टर वेंग था। वो चाइनीज ब्रेन हैंड फाइटिंग के मास्टर रह चुके थे। हाँ देखो, और उसकी स्टांसिंग, वो पूरी तरह से हर स्टांस में है। उसके पैरों का संतुलन बता रहा है कि उसने इस फाइट के लिए हफ्तों का अभ्यास किया है। बगल में बैठे एक जापानी कराटे मास्टर हिरोशी ने टिप्पणी की। रिंग के अंदर युवराज ने अपनी सांस को नियंत्रित करते हुए खुद को स्थिर किया। उसके चेहरे पर आश्चर्य तो था, लेकिन डर नहीं था। वो जानता था कि यह मुकाबला आसान तो नहीं होने वाला। कोमलिका ने अपनी इतनी देर में दूसरी चाल चल दी। इस बार उसका पीक वन यानी हथेली से मारने वाला स्ट्राइक युवराज की पसलियों की ओर आ रहा था। युवराज ने अपनी कोहनी से ब्लॉक किया और उसी समय एक घुटना चलाया, जिसे उसने अपनी हालिया ट्रेनिंग में सीखा था। यह हमला कोमलिका के जांग पर लगा और उसने 2 कदम पीछे वो हट गई। अरे वाह, यह तो रिवर्स नी क्यूपुस था, मास्टर वेंग ने चौंकते हुए कहा। यह तकनीक तो कोरियन हवार्ड गांडोक से मिलती है। क्या यह लड़का मल्टी स्टाइल फाइटर है? भीड़ से शोर गूंज उठा। जस्टिस किंग, जस्टिस किंग, वी वांट जस्टिस किंग। लेकिन कोमिल्का की भीड़ की आवाज में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका चेहरा भाव शून्य था। आंखों में केवल एक ही लक्ष्य था, युवराज को हराना। उसने अपनी अगली चाल में बाजी क्वान की सबसे खतरनाक टेक्निक बैंग क्वान का प्रयोग किया। यह एक विस्फोटक पंच था जो पूरी ताकत से लगाया गया था। युवराज इस बार पीछे नहीं हटा, बल्कि उसने दोनों हाथों के ऊपर उठाकर पंच को डाइवर्ट किया और उसी के साथ कोमलिका के पेट की ओर घूमते हुए एक तेज लात मारी। स्पिन किंग, देखो ये कैसे टाइमिंग के साथ उसने मारा है। मास्टर हिरोशी उत्तेजित होकर बोले, इस लड़के के रिफ्लेक्स कमाल के हैं। वहीं दर्शक गैलरी में बैठी राधिका, जो अब तक सांस रोककर सब कुछ देख रही थी, वो धीरे से बोली, ये लड़की आम फाइटर नहीं है, ये केवल बल से नहीं माइंड से भी खेल रही है। रोशनी ने जवाब दिया, हाँ देखो कैसे वो हर मूव को 2 सेकंड में ब्रेक कर रही है। वो युवराज की रिदम पकड़ने की कोशिश कर रही है। सिंधु ने भी अपनी बात को जोड़ते हुए कहा, हमें उसकी कमजोरी तलाशनी होगी। कुछ तो होगा जिसे हम पकड़ सकते हैं। पहले 10 मिनट में फाइट पूरी तरह से संतुलित थी। दोनों एक तरह से आक्रमण और पलटवार का तकड़ा खेल रच रहे थे। कोमलिका की चालें विस्फोटक थी, वहीं युवराज का बचाव और प्रतिक्रिया ज्यादा परिपक्व और रणनीतिक लग रहे थे। दर्शक का उत्साह हर क्षण बढ़ता जा रहा था। हर पंच, हर किक पर वो भीड़ उछलती जा रही थी। कितना अनुभव है दोनों में, है ना? लेकिन ये सिर्फ अनुभव की लड़ाई नहीं, आत्मा और भावनाओं की लड़ाई भी है। पीछे बैठे मास्टर आदिल खान बुदबुदाए। स्टेडियम का हर कोना अब एक ही चीज के इंतजार में था, पहला राउंड कौन जीतेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, पहला राउंड कौन जीतेगा? क्या होगा इस खेल में, जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें। दोस्तों 410वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। स्टेडियम के भीतर तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका था। दोनों फाइटर युवराज और कोमलिका एक दूसरे की ताकत को परखते हुए सावधानी से अगला कदम उठा रहे थे। दर्शकों के बीच गहमा गहमी और भी बढ़ गई थी। गैलरी में ऊंचाई पर बैठे फाइटिंग एरेना को देखते हुए दर्शक आपस में चर्चा कर रहे थे। अरे मैं तो कहता हूं कि इस बार भी जस्टिस किंग ही जीतेगा।
उसकी चाल तो देखो, बिल्कुल बिजली की तरह है। हाँ भाई, लेकिन कंटेस्टेंट 247 भी कम मत है। वो मौत की देवी है। उसकी बाजीकौन तकनीक से तो कई लड़कों को धूल चटा दी उसने। देखना, आज तो वही जीतेगी। एक और जहां दर्शक उत्साहित हो रहे थे, शर्तें लगा रहे थे, वहीं वीआईपी लॉन्ज में बैठे सीनियर फाइटर्स और प्रशिक्षणगण सभी गंभीर चर्चा कर रहे थे। सीनियर अभिमन्यु ने अपने मास्टर सहयोगी इंदर से कहा, कंटेस्टेंट नंबर 247 की चालें देखो। उसकी गति, उसके फुटवर्क में बाजूकान की क्लासिकल बारीकी झलक रही है। लेकिन कंटेस्टेंट नंबर 089 भी पीछे नहीं है। वो हर एक प्रहार को न सिर्फ रोक रहा है, बल्कि उसका जवाब उसी स्तर पर दे रहा है। इंदर जी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मास्टर, आप सही कह रहे हैं, पर देखना होगा कि कंटेस्टेंट नंबर 247 कब तक अपने हैवी शोल्डर थ्रस्ट का प्रयोग करती है। यह उसकी खास तकनीक है। यदि कंटेस्टेंट नंबर 089 ने उस समय चूक की तो मैच उसका नहीं रहेगा, वो हार जाएगा। इसी बीच दर्शकों के बीच बैठी राधिका, रोशनी, सिंधु राशि और फाइट के हर पल पर नजर रख रही थी। वो कोमिल्का की चालों पर नजर रखी हुई थी। वो लगातार यही कोशिश कर रही थी कि उसकी कोई ना कोई तो कमजोरी उनके सामने आ जाए। इतने में राधिका ने एकदम से कहा, रोशनी, रोशनी देखो, जब कंटेस्टेंट नंबर 247 लंबा पंच मारती है तो उसके गले के नीचे वाला हिस्सा खुल जाता है। शायद वहां उसकी रक्षात्मक ऊर्जा कमजोर है। रोशनी ने ध्यानपूर्वक रिंग की ओर देखते हुए सिर हिलाकर कहा, हाँ राधिका, तुम सही कह रही हो। अगर कभी इस पर हमला हुआ तो शायद उसकी संतुलन शक्ति डगमगा जाएगी। वहीं फाइटिंग एरिना के बीचों बीच कोमिल्का ने अचानक अपने हाथों की ऊर्जा को संचित करते हुए बाजीकौन की एक विशेष तकनीक फाउंडलिंग माउंटेन स्ट्राइक का प्रयोग कर दिया। युवराज ने समय पर उसकी दिशा भांपते हुए पीछे हटते हुए इन्वर्टेड सोल किक से पलटवार किया। दोनों की तकनीकों में हवा की टकराहट का ऐसी गूंज हो गई और आकाश में दो बिजलियां टकरा गई हो। भीड़ एक साथ चीख पड़ी, मारो इसको, कंटेस्टेंट नंबर 247 को। कंटेस्टेंट नंबर 089, जस्टिस किंग, तुम ही जीतोगे भाई। शोरगुल के बीच कुछ दर्शक मोबाइल ऐप और छोटे कार्डों पर अपनी शर्तें लगातार लगाए रहे थे। किसी ने युवराज पर 500 लगाए तो किसी ने कोमिल्का की जीत पर हजारों की बाजी लगा दी थी। स्टेडियम की दीवारों पर चमकती स्क्रीन के रेड चल रहे थे। कंटेस्टेंट नंबर 089 1.8x, कंटेस्टेंट नंबर 247 2.2x। इधर युवराज और कोमलका के सांसें तेज होती जा रही थी। दोनों एक दूसरे के इर्द गिर्द चक्कर लगाते नजर आ रहे थे और अपने अपने अवसर तलाश कर रहे थे। युवराज ने कोमलका की एक चाल को भांजते हुए ट्रिपिंग हेड फेक का प्रयोग किया, लेकिन कोमलका ने कमर झुकाकर बड़ी चतुराई से वार को टाल दिया। पलटकर युवराज के सीने पर एक तेज मुक्का मारा। हालांकि युवराज ने अपनी बाहों को ढाल बनाते हुए उस प्रहार को तेजी से कम तो कर दिया, लेकिन फिर भी उसकी सांसें कुछ पल के लिए लड़खड़ा गई। रेफरी की नजर लगातार समय पर ही थी। जैसे ही मिनट पूरे हुए, कोई निर्णायक वार नहीं हुआ। रेफरी ने अपनी सीटें बजाते हुए दोनों प्रतियोगिता को रोकने का संदेश दिया। रुक जाइए, राउंड 1 समाप्त होता है। दोनों फाइटर अपने अपने कॉर्नर में जाएं और अपने आने वाले राउंड के लिए विश्राम करें। और इसी के साथ पहला राउंड समाप्त हो गया। दोनों फाइटर भारी सांसों के लिए पीछे हटे। कोमलका का चेहरा अब भी कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था। वहीं युवराज के चेहरे पर ध्यान केंद्रित करने के लिए गंभीर छाया आ गई थी। कोमलिका अपनी कॉर्नर के पास पानी पीने लगी, कंधे पर हाथ की मालिश करने लगी थी। वहीं युवराज की टीम ने उसके माथे पर पसीना पहुंचते हुए कहा, युवराज, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ध्यान बस बनाए रखना। उसकी गर्दन के नीचे का हिस्सा खुला है। शायद अगली बार वहीं प्रहार करना। हो सकता है कि उसका वो कोई कमजोर पॉइंट हो। राधिका दूर से युवराज को देख रही थी। उसके मन में चिंता भी थी। उसने महसूस किया कि यह मुकाबला सिर्फ ताकत का नहीं, रणनीति का भी है। स्टेडियम में रोशनी बार बार एक हल्की हुई और स्क्रीन पर अगला राउंड आरंभ होने की उल्टे गिनती शुरू हो गई थी। राउंड 2 बिगेन्स इन 1 मिनट। सबकी निगाहें दूसरे राउंड पर टिकी हुई थी। दर्शकों ने गहरी सांस ली और चेहरे पर उत्तेजना और भी ज्यादा तेजी कर ली थी। रेफरी ने दोनों को दोबारा से रिंग में बुला लिया था और हाथ ऊपर उठाकर इशारा किया। राउंड 2 शुरू होता है। जैसे ही दूसरे राउंड की अनाउंसमेंट हुई, कोमलिका ने अपने बालों को पीछे किया और उसकी आंखों में अब भी वही तेज था, लेकिन इस बार युवराज पहले से कहीं ज्यादा फोकस था। वो जानता था कि उसके सामने वाली ओपोनेंट कितनी खतरनाक है, लेकिन अब उसके पास एक मौका था जिसे राधिका ने पहचान लिया था। उसकी कमजोरी, उसका संवेदनशील हिस्सा, और उसी पर वार करना चाहता था। जैसे ही राउंड शुरू हुआ, युवराज ने तेजी से बाएं से चक्कर काटते हुए कोमलिका के सीने की ओर एक झूठा वार कर दिया, ताकि उसकी रक्षा प्रणाली उस तरह सशक्त हो जाए
लेकिन जैसे ही कोमलिका ने वहां ब्लॉक किया, युवराज ने फुर्ती से उसके गले की तरफ एक चोप मारी। कोमलिका ने समय रहते ही दोनों हाथों से वार को ब्लॉक कर दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक पल के लिए घबराहट की झलक आ गई। उसने जान लिया था कि युवराज अब उसकी कमजोरी को पहचान चुका था। भीड़ में से इस बार जोश भर गया था। दर्शकों बीच कुछ लोग दांव लगाने लगे थे। अरे तुम देख लेना, अगली बार कंटेस्टेंट नंबर 089 ही जीतेगा। अरे क्या बात कर रहे हो भाई, मौत की देवी उसे छोड़ेगी नहीं। कुछ लोग मोबाइल ऐप पर शर्तें लगा रहे थे। कुछ लोग झगड़ा करने भी लगे थे कि कौन बेहतर है। वही वीआईपी लॉन्ज में सीनियर फाइटर अपने अनुभव के आधार पर फाइट के हर मूव की व्याख्या कर रहे थे। सिन्हा सीनियर ने अपने साथ बैठे सीनियर अर्जुन से कहा, ये 089 अब सिर्फ ताकत से नहीं दिमाग से खेल रहा है। उसने उसकी कमजोरी पहचान ली है, लेकिन उसने शुरुआती स्ट्राइक किया वो बहुत स्ट्रिक्ट था। सीनियर अर्जुन ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ लेकिन ध्यान रखना होगा, कंटेस्टेंट नंबर 247 अब भी उस जोन को लेकर अधिक सजग होगी। अब वो कंटेस्टेंट नंबर 089 की कमजोरी पर भी निशाना साधेगी। और हुआ भी ठीक वैसे ही जैसा वो लोग बात कर रहे थे। कोमलका ने युवराज के बाएं पैर पर वार करने का नाटक किया, लेकिन अचानक एक किक उसकी टांगों के बीच दिशा में आगे आई और एक संवेदनशील जगह पर उसने मार दी। हालांकि युवराज को इसका अंदाजा था। उसने दोनों घुटनों को जोड़ते हुए इससे एकदम से काउंटर किक लगा दी। दोनों के बीच ये तकनीक एकदम से और ज्यादा हो गई और दर्शकों को समझ ही नहीं आया कि हो क्या गया। लेकिन जो लोग मार्शल आर्ट की गहराई रखते थे वो समझ रहे थे कि यह लड़ाई और भी ज्यादा गहरी होती गई थी। राधिका, रोशनी, सिंधु और राशि अभी भी इस सीट पर उठ खड़ी हुई थी। उनकी आंखों में एक पल के लिए रिंग से हट नहीं रही थी। राधिका ने धीमी आवाज में कहा, युवराज वार तो सही कर रहा है। ये कंटेस्टेंट नंबर 247 के गले के उसके जोड़ का भाग उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर वो वहां 2 बार और वार कर दे तो शायद उसका बैलेंस बिगड़ जाए। सिंधु ने कहा, लेकिन युवराज को खुद भी तो बचाना होगा। वो बार बार नीचे से वार करने की कोशिश कर रही है, वो बहुत खतरनाक है। रोशनी ने कहा, मुझे लगता है कि ये राउंड निर्णायक नहीं होगा। दोनों बराबरी पर चल रहे हैं और सच में 5 मिनट के बाद जब कोई निर्णायक मोड़ नहीं आया, युवराज ने एक बार फिर गर्दन की ओर वार किया, लेकिन कोमलिका ने उसे ब्लॉक करते हुए पलटवार किया और दोनों एक बार फिर एक दूसरे से अलग और कुछ सेकंड के लिए एक दूसरे को ताकते रहे। उनकी सांसें एक दूसरे से तेज चल रही थी। पसीने की बूंदें उनके माथे पर आ गई थी। भीड़ में से अभी भी वही शोर था, जस्टिस किंग, विनर इज जस्टिस किंग, हमारा जस्टिस किंग जीतेगा। लेकिन इस बार कोमलिका के भी नारे बहुत तेज होने शुरू हो गए थे। लगातार उसकी ओर भी दर्शक बढ़ते जा रहे थे। भीड़ में से आवाज आ रही थी, मौत की देवी, मौत की देवी जीतेगी, जीतेगी, मौत की देवी जीतेगी। दूसरे राउंड के 5 मिनट बाकी थे और कोमलिका ने अब युवराज की सबसे बड़ी कमजोरी को पहचान लिया था, उसकी जांघों और पैरों के बीच का संवेदनशील हिस्सा। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, कोमलिका ने उसकी बाजिकवान शैली से एक नया मोड़ लिया और उसके पैर की गति हवा को चीरते हुए युवराज की ओर आई। वो अब किसी शिकारी की तरह शांत और स्टिक वार कर रही थी। उसकी आंखों में कोई द्वंद नहीं था, केवल प्रतिशोध थी। जैसे युवराज एक काउंटर अटैक के लिए झुका, कोमलिका ने अपनी गति बढ़ाई और अपने दाएं घुटने पर एक चोप के लिए युवराज की और कमर से नीचे से वार कर दिया। उफ! पूरा स्टेडियम में हलचल मच गई। दर्शकों की सांसें थम गई। ये वार एकदम स्ट्रीक था। युवराज का शरीर क्षण भर को थरथरा उठा। उसका चेहरा तमतमा गया, लेकिन उसने खुद को गिरने से रोक लिया। राधिका, रोशनी, सिंधु और सभी एकदम से उनके मुंह से भी चीख निकल गई। वीआईपी लॉन्ज में बैठे सीनियर फाइटर के बीच भी फुसफुसाहट शुरू हो गई थी। ओह, ये वार तो बहुत खतरनाक था। कंटेस्टेंट नंबर 247 ने बिल्कुल सही वक्त पर सही जगह पर वार किया। इस बार उसका निशाना चूका नहीं है, एक अनुभवी फाइटर ने कहा। दर्शक दीर्घा में कुछ लोग शर्त हारते दिखे तो कुछ खुशी से उछल पड़े। अरे मैंने कहा था ना कि मौत देवी की कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है भाई, ये तो अब की बार इसको मारकर ही दम लेगी। लेकिन इसी बीच एक लड़की की आवाज आई, अरे भाई क्या बात कर रहे हो, अभी तक 089 हार नहीं माने हैं ना, वो अभी भी खड़े हैं, वो देखना तुम जीतेंगे। रिंग के बीच में युवराज ने अपनी सांसों को संभाल लिया, लेकिन दर्द उसकी नसों में फैला हुआ था। उसकी आंखें भी अभी भी हार रही थी। उसने एक पल को अपनी ऊर्जा को स्थिर किया, लेकिन कोमलिका ने उसे कोई समय नहीं दिया। उसने एक और घातक हमला उसके ऊपर कर दिया। इस बार उसकी कोहनी युवराज के कंधे पर आई, फिर उसने एक तेज किक उसके पेट पर मार दी। युवराज 2 कदम पीछे हट गया। उसका शरीर अब आज्ञा मानने को इनकार कर रहा था। रेफरी ने जब देखा कि दोनों फाइट
अब थकावट की सीमा पर पहुंच चुके हैं और एक पक्ष यानी युवराज अब खुद को ढालने की कोशिश में लगा था। तो उसने हाथ उठाए और चींटी बजाकर राउंड रोकने की घोषणा की। स्टेडियम में एक बार फिर तालियां और चींटी गूंज उठी। कोमिल्का के लिए अब लोग ज्यादा हो गए थे। राउंड 2 के विजेता है कंटेस्टेंट नंबर 247। वाह, देखा, मैंने कहा था ना कि 247 जीतेगी। अरे अभी तो एक राउंड रहता है भाई, देखेंगे आगे क्या होगा। स्क्रीन पर कोमलिका का चेहरा आने लगा था और उसकी मुस्कान चौड़ी होती जा रही थी। आपको क्या लगता है दोस्तों, आखिरी राउंड में कौन जीतेगा? क्या युवराज पलटी मारेगा या फिर युवराज हार जाएगा? क्या कोई नई शक्ति आ जाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा प्यार दे, सब्सक्राइब कर लें चैनल को जिन्होंने नहीं किया, और अपनी कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें।